आज झारखंड में हेमंत सोरेन ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। रांची के मेहराबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और समारोह में राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शामिल हुए। हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के सीएम की शपथ ली है। विधानसभा चुनाव में सोरेन ने भाजपा के प्रत्याशी को लगभग 40,000 वोटों के अंतर से हराकर बरहेट सीट से जीत दर्ज की है। इधर संभल के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर दंगल शुरू हो गया। अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अजमेर शरीफ दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों, दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपने दावे के मुख्य रूप से 3 आधार बताए हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरिबिलास शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की गई है। साक्ष्य में तो हरिबिलास शारदा की बुक है, उसमें बहुत कुछ दिया है और जब सर्वे होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बुलंद दरवाज़ा है जहाँ में हिंदू नक्काशी और कढ़ाई सब कुछ साफ दिखती है, जो कि इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि वो उसको भी अपना रहे हैं, इस्लामिक स्ट्रक्चर है। तो और दूसरा वहाँ एक झरना है जिसे झाला बोले, जिसमें ऊपर से पहाड़ों के बीच ही, और शिव जी का मंदिर हमेशा शिवलिंग होता है वो नीचे होता है जहाँ पानी आसपास होता ही होता है, तालाब है। कोई भी दरगाह या कोई मस्जिद है तो वहाँ पे झरना और पानी होगा क्या? उसमें नहीं होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें, और जो नीचे जो तहखाना है जो खोल नहीं रहे, करीब 50-60 साल पहले तक खुलता था और वहाँ एक हिंदू पुजारी और फैमिली वहाँ पर नित्यदिन पूजा पाठ करती थी। इस मामले को लेकर अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें देश की एकता के लिए खतरा हैं। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है। गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर ऐसा नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोग जो आस्था जुड़ी हुई है उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे नींद में सूट के लोग आ जाते हैं और आए दिन नए नए क्लेम करते हैं। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में इंटरवेन करें और क्या तो नया कानून लाया जाए या कोई गाइडलाइन जारी की जाए। अजमेर शरीफ विवाद को लेकर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अजमेर में पिछले 800 सालों से दरगाह है। उन्होंने इसे लेकर मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। आप बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर किसी हिंदू ने याचिका डाली है तो इसमें दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा कि अगर नेहरू ने मस्जिद बनाने का अभियान रोक दिया होता तो आज कोर्ट जाने की स्थिति नहीं बनती। जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अजमेर शरीफ पर हिंदू पक्ष की याचिका कोर्ट में स्वीकार होने पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कोर्ट को लेकर ही विवादास्पद बयान दे दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का
प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं। तो संभल के बाद क्यों गरमाया अजमेर दरगाह का विवाद, इसका क्या होगा असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा, मंदिर मस्जिद झगड़ा, बड़ा है खतरा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत ने कड़ी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री जयशंकर से आज इस पूरे हालात पर चर्चा की। वहीं बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधि पर पाबंदी लगाने की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि ढाका हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह के बैन से इनकार किया है। दरअसल इससे पहले कुछ वकीलों ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी कि हाईकोर्ट मामले का खुद से संज्ञान लेकर आदेश जारी करे और इस्कॉन की गतिविधियों पर पाबंदी लगाए। इस्कॉन पर मौजूदा सरकार को अस्थिर करने और अवामी लीग को सपोर्ट करने का आरोप लगाया गया है। इधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस्कॉन के चिन्मय दास विरोध की आवाज़ के तौर पर उभरे हैं। उनको फिलहाल प्रशासन ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। भारत पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुका है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में आज सुबह एक ब्लास्ट हुआ। दिल्ली फायर सर्विसेज के मुताबिक उनके पास विस्फोट से जुड़ा एक कॉल आया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। पूरे इलाके की घेराबंदी भी की गई। इस मामले में एनआईए दिल्ली पुलिस की जांच में मदद करेगी। प्रशांत विहार में पार्क की बाउंड्री वॉल के पास धमाका हुआ और बताया जा रहा है कि मौके पर सफ़ेद पाउडर जैसी चीज़ बिखरी हुई मिली है। ऐसा ही पाउडर प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके के बाद भी मिला था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह कानून व्यवस्था बनाने में असफल साबित हुए हैं। 2022 में 501 मर्डर हुए, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा मर्डर्स हैं। और लगभग पिछले 3 महीने में जितने यमुना पार जितने गैंगवार हुए हैं, उसमें 20 लोगों की जानें गई हैं। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली को सुरक्षित रखने की। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। लेकिन आज मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमित शाह जी पूरी तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गए हैं। और आज जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज अपनी नई पारी की शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने आज संविधान की किताब हाथ में लेकर संसद की सदस्यता की शपथ ली। प्रियंका वायनाड से सांसद चुनी गई हैं। 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक वायनाड में 7 रोड शो भी करेंगी। प्रियंका के साथ आज मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी भी दिखाई दिए। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वायनाड में उपचुनाव हुए, जिसमें प्रियंका ने 4 लाख से ज़्यादा वोट से जीत हासिल की है। प्रियंका के साथ नांदेड़ से उपचुनाव जीतने वाले रविंद्र चौहान ने भी आज शपथ ली। प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान की रक्षा करने के लिए वो कुछ भी करेंगी। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे? अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को। मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़। आज संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था। आज भी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। प्रियंका गांधी के बतौर सांसद शपथ लेने के बाद पिछले 2 दिन की तरह आज भी संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदन में संबल घटना और अदानी मुद्दे पर हंगामा होने लगा, जिसके बाद दोनों ही सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। नवंबर एक्सपायरी के दिन अब बात कर लेते हैं बाजार की। नवंबर एक्सपायरी के दिन बाजार में आज मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1.5% गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 1190 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 361 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। तो वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए हैं। आईटी, ऑटो, बैंकिंग शेयरों में आज सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। इस खबर पर और बातचीत करते हैं, हमारे साथ है कंचन। तो कंचन, आज काफ़ी कमज़ोरी वाला दिन था, स्ट्रीट पर ब्लडबाथ जैसा हाल था, क्या रहा इस बीच शेयरों का हाल?
वेल तो बाजार में डेफिनेटली आज हमें एक ब्लड बाथ तो देखने को मिला ही है, लेकिन अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी गेनर की सबसे पहले बात करते हैं। जो बढ़ने वाला शेयर है वो है अडानी एंटरप्राइजेस, जहां पे 2% की अप्रोक्सीमेटली हमें तेजी देखने को मिली है। एसबीआई में 1%, श्रीराम फाइनेंस करीब 1% और साथ ही साथ सिप्ला भी 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की तरफ नजर डाली जाए तो सबसे पहला नाम आता है एसबीआई लाइफ का, जहां पे करीबन 5.25% की गिरावट रही है। यही नहीं बल्कि एचडीएफसी लाइफ 0.4%, एमएनएम में 4% और साथ ही साथ इन्फोसिस भी आज करीब 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप में बढ़ने वाले की बात करी जाए तो नाम आता है आयरेडा का, जहां पे हमें करीबन 6% की बढ़त देखने को मिली है। सोलर इंडस्ट्री में 5.25%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 6% और साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड भी 5% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट में नाम आता है सबसे पहले मैक्स फाइनेंशियल, 5% की गिरावट आज के सत्र में। मैक्स हेल्थ केयर में 2.5%, एस्कॉट कुबोटा में करीब 0.3% और एम्फेसिस भी करीबन 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम मार्केट का सेंटिमेंट देखें तो काफी ज्यादा हमें बेयर्स का जो हाथ है वो हैवी हैंड पे दिखा है। जी कंचन, शुक्रिया। एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला का कहना है कि बाजार में करेक्शन का दौर पूरा हो चुका है। उनके मुताबिक ये खरीदारी का अच्छा मौका है। साथ ही मधु केला ने पैनिक न होने की भी सलाह दी है। देखिए, बाजार मेरा व्यू मैं बोल चुका हूं कंस्ट्रक्टिव है। इस करेक्शन के बाद मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में देख रहा हूं अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैं अपने पोर्टफोलियो को देखता हूं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है दैट आफ्टर दिस काइंड ऑफ करेक्शन ऑल्सो पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं है। और मेरा कोई यूनिक पोर्टफोलियो नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऐसा ही पोर्टफोलियो, सिमिलरली कोई बड़ा डैमेज नहीं है। तो दैट गिव्स ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू पीपल। पर अपने जो लास्ट 3-4 साल जो पैसा बनाया है ना अनुज, उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। अगर आप म्यूटेड एक्सपेक्टेशन से 12-15% रिटर्न के लिए, जो भी बहुत अच्छा है, अगले 3 साल के अंदर वो भी आता है, तो जिस टाइप का कैपिटल का बेस बन गया लोगों का, जो स्टॉक मार्केट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो लोग 12-15% से भी अगर अपने कैपिटल को कंपाउंड कर पाते हैं तो बहुत अच्छा आउटकम होगा ऑन द ओवरऑल ऑन अ 6-7 ईयर बेसिस। और मुझे लगता है उसमें फिर इंडिविजुअल कंपनी में अगर आप इन्वेस्टर हो तो 100% 2-4 बड़े विनर तो आपको मिलेंगे जो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न को बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत वोकल हूं, इंडिया में बिलीव कीजिए, स्टॉक मार्केट में बिलीव कीजिए। ये सब जो करेक्शन होता है यही एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन इन्वेस्टर को इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने की। तो इन करेक्शन से डरने के बजाय जब भी इस टाइप के डीप करेक्शंस होते हैं आप पैसा डालिए। अब एनएससी बीएससी में तकनीकी खराबी आने पर भी ट्रेडिंग नहीं रुकेगी। तकनीकी खराबी आने के बाद ट्रेडिंग शिफ्ट की जाएगी। एनएससी की ट्रेडिंग बीएससी पर और बीएससी की ट्रेडिंग एनएससी पर हो जाएगी। सेबी का ये नया नियम है। 60 दिनों के अंदर अब सेबी ने इस पर एसओपी लाने के लिए कहा है। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये नियम बीएससी एनएससी के लिए वाइस वर्सा यानी एक दूसरे पर लागू होंगे। 1 अप्रैल से सेबी का ये नया नियम लागू हो जाएगा। दिसंबर में सीमेंट कंपनियां दाम बढ़ा सकती हैं। डीलर्स के मुताबिक डिमांड बढ़ने के चलते दामों में उछाल आ सकता है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोता। तो देखिए, जहाँ तक कि सीमेंट कंपनी का सवाल है, जो नवंबर की स्टार्ट में प्राइस हाइक्स हुए थे और क्योंकि मॉनसून ये टाइम थोड़ा लंबा चल गया, उसके कारण जो प्राइस हाइक्स है वो सस्टेन नहीं हो पाई हैं। उम्मीद ये है कि दिसंबर में फिर से एक बार सीमेंट कंपनी जो है 5 से 25 रुपये प्रति 50 केजी बैग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नवंबर की बात करें तो क्लियरली ये जो प्राइस हाइक अनाउंस हुई थी शुरू में मंथ के, वो रोल बैक करनी पड़ी है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो सीमेंट के दाम लगभग 345 से 355 रुपये प्रति 50 केजी बैग आपको होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ तक कि नॉर्थ और वेस्ट इंडिया का सवाल है, यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अच्छी थी और कहीं ना कहीं यहाँ फिर से एक बार पिकअप होने की उम्मीद है। हालांकि अगर हम बात करें तो ईस्ट और साउथ मार्केट्स काफ़ी वीक हैं। नॉर्थ मार्केट्स में स्पेशली जो मैरिज सीजन है, जो कंस्ट्रक्शन सीजन है, उसके चलते आपको प्राइस हाइक्स में फर्मनेस होती हुई दिखाई पड़ सकती है। और महाराष्ट्र इलेक्शंस और झारखंड के इलेक्शंस के बाद तो कहीं ना कहीं इन दोनों राज्यों में आपको सीमेंट की मांग फिर से एक बार बढ़ती हुई नज़र पड़ेगी। जहाँ तक कि रीजन वाइज नवंबर की प्राइस मूव का सवाल है, एमपी, यूपी, एनसीआर और राजस्थान, यहाँ आपको 3 से 4% ऑन एवरेज प्राइस हाइक सस्टेन होता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि अगर हम बिहार, वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ 10 से 20% प्राइस गिरे हैं साल दर साल बेसिस पे।
कर्नाटका, तेलंगाना में भी आपने सिमिलर ट्रेंड्स देखे हैं, जहां रियल एस्टेट में भी इतना खास पिकअप नहीं देखने को मिला है। लेकिन हाँ, अगले हफ्ते जो सीमेंट डीलरशिप है उनकी साथ जो हमारी कॉन्टैक्ट है, उससे हम कोशिश करेंगे किस तरीके के प्राइस हाइक सीमेंट कंपनीज प्लान कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक हफ्ते के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर का प्राइस हाइक एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा बाजार में भी है, और ओवरऑल क्योंकि एक अच्छे इलेक्शन सीजन और मानसून सीजन से हम बाहर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पिकअप की उम्मीद ज़रूर है। शुक्रिया। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बैंक एश्योरेंस को लेकर चिंता जाहिर की है। बैंकों के जरिए जो इंश्योरेंस बेचे जाते हैं उनको बैंक एश्योरेंस कहा जाता है। रेगुलेटर चाहता है कि इस पर कैपिंग लगाई जाए। एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ हैं CNBC TV 18 के यश जैन। तो यश, बैंक एश्योरेंस पर कैपिंग की क्या खबर है, किस तरह की मिस सेलिंग की यहाँ बात हो रही है और आगे क्या होगा? बस कुछ ही दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और IRDAI चेयरमैन देबाशीष पांडा ने कुछ चिंता जताई थी। बैंक एश्योरेंस चैनल, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इंश्योरेंस कंपनीज, उसके इर्द गिर्द। बैंक एश्योरेंस एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, और IRDAI चेयरमैन और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये चिंता जताई थी कि मिस सेलिंग के इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसे गहराई से देखने की ज़रूरत है। हमारे सूत्र जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी में है वो हमें बताते हैं कि मिस सेलिंग ही एक चिंता का विषय नहीं है। दूसरा जो चिंता का विषय है वो है एक डिपेंडेंस, हैवी डिपेंडेंस जो इंश्योरेंस कंपनीज का रहा है बैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन या बैंक एश्योरेंस पे, और इसे थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा कम करने की ज़रूरत है इस पॉइंट पे। इसके रिलेटेड IRDAI काफ़ी गहराई से इस बिज़नेस को देख रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज को वो कुछ महीनों में कहता आया है कि अपना बैंक एश्योरेंस सेल्स जो है उसे उन्हें कम करने पे देखना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनको बढ़ाने पे गौर करना चाहिए। हमें ये हमारे सूत्र जो रेगुलेटरी बॉडी में वो बताते हैं कि अगले कुछ महीनों में IRDAI इंश्योरेंस कंपनीज को ये भी कह सकता है कि बैंक एश्योरेंस का जो शेयर है टोटल बिजनेस में उसे 50% के नीचे लाना चाहिए इन इंश्योरेंस कंपनीज को। और अगर मॉनिटरिंग में अगले कुछ महीनों में वो नहीं हो पाता है तो इंश्योरेंस रेगुलेटर इन इंश्योरेंस कंपनीज को एक ग्लाइड पाथ या एक ग्रेजुअल जो प्लान होता है वो भी प्रस्तुत कर सकता है, जिसके अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनीज को अपना बैंक एश्योरेंस शेयर है वो कम करना पड़ेगा। ये एक कंसर्न है या एक चिंता का विषय है। दूसरा चिंता का विषय ये है कि जो पेरेंट बैंक का शेयर है आउट ऑफ द टोटल बैंक एश्योरेंस वो भी काफ़ी हाई लेवल पे है, और वो भी एक चिंता का विषय है रेगुलेटर के लिए। तो उसे कम करने पे भी इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI है वो बैंक को एक एडवाइजरी दे सकता है। चिंता यही है कि अगर कोई भी बैंक के साथ बिजनेस पे कोई भी तरीके का कंसर्न या इशू आता है तो उसका इम्प्लीकेशन इंश्योरेंस कंपनीज पे होगा, उनके बिजनेस पे होगा। अगर वो होता है तो उनके पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने की पूरी आशंका रहेगी। जी यश, बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। और इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबरें आपके लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। ईवी सब्सिडी पाने के लिए लोकलाइजेशन नियम सख्त हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पार्ट्स आपको लोकल मार्केट से खरीदने हैं उसके लिए नियम सख्त होंगे। केवल वही प्रोडक्ट इंपोर्ट होंगे जो भारत में नहीं बन सकते हैं। इस बारे में अगले 1 से 2 सप्ताह में नोटिफिकेशन आ सकता है। डिटेल के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह, जो कि एक्सक्लूसिव लेकर आए हैं। रोहन, ईवी पर लोकलाइजेशन के जो नियम है वाकई लग रहा है कि सख्त होने जा रहे हैं। क्या बदलाव होंगे इसमें? और जी, सरकार ने एक नया फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जारी किया है जिसे अगले 1 से 2 सप्ताह के बीच जारी किया जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को पहले से ज़्यादा कड़े लोकलाइजेशन के नियमों का पालन करना पड़ सकता है। अगर किसी भी कंपनी को सरकार से सब्सिडी पानी हो तो उन्हें यह दिखाना होगा कि उन्हें एक सर्टेन परसेंटेज जो है भारत से ही सोर्स किया है। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कि अभी कंपनियां बाहर से इंपोर्ट करती हैं, उनकी संख्या घटाई जाएगी। 18 ऐसी कैटेगरीज इससे पहले थी जो कि अलाउड थी,
जिसमें भारत में कैपेसिटी नहीं थी मैन्युफैक्चरिंग की जो बाहर से कंपनियां मंगा सकती थी, लेकिन उनकी संख्या को कम करके 10 से 12 किया जा सकता है और कंपनियों को कहा जाएगा कि वो अधिक से अधिक भारत में ही जो है वो सोर्स करे, खासतौर पे बॉडी पैनल या सर्किट ब्रेकर जैसी जो चीज़ें हैं जो पहले अलाउड थी कि वो बाहर से मंगा सकते हैं, उन्हें अब भारत में ही उन्हें सोर्स करना पड़ेगा। जो बैटरी पैक या बैटरी मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पे कंपनियां असेंबल कर सकती हैं, बाहर से सेल मंगा सकती हैं, लेकिन बाहर से सेमी नॉक्ड यूनिट में बैटरी मॉड्यूल्स को नहीं मंगा सकेंगी। ये नए नियमों में बदलाव किया जाएगा और साथ ही कंपनियों को ये पूरा एक एविडेंस देना होगा कि उन्होंने सारी जो सोर्सिंग है वो भारत से की है। पीएम ई ड्राइव इस वक्त अपने हाफ लगभग चरण पे पहुंच चुकी है और अगले 1 से 2 साल में जिन कंपनियों को भी सब्सिडी पानी हो उन्हें इस नए पीएमपी का पालन करना पड़ेगा और इसके लिए इस कंपनियों को थोड़ा समय दिया जाएगा, 6 महीने का समय दिया जा सकता है और अगले साल जून से ये नियम लागू हो सकते हैं। जी रोहन, बहुत शुक्रिया। ऑडी की सबसे हॉट सेलिंग एसयूवी Q7 भारत में रिलॉन्च की गई है। इस कार में सारे के सारे फीचर्स हैं। माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ इसमें 3 लीटर का V6 टर्बो पेट्रोल इंजन है। एसयूवी में एक 1 स्पीड ऑटोमेटिक गियर, 4 व्हील ड्राइव सिस्टम और 7 सीट देखने को मिलेगी। यही नहीं, सेफ्टी फीचर्स का भी खास ध्यान है। कार के बारे में और डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुमार संजय। ऑडी की नई Q7 फिर से नए अवतार में रीलॉन्च हो चुकी है। कीमत है 88,66,000 रुपया। नई Q7 पहले से ज़्यादा बोल्ड है, मस्कुलर है और कई सारे इसमें नए टेक्नोलॉजी इनबिल्ट किए गए हैं। सामने से देखें, नए डिज़ाइन में ग्रिल दिया गया और जो इसका सामने का ऑडी का लोगो है वो 2D लोगो है, 2D डायमेंशन में। और जो इसका हेडलैम्प है, इसका जो डिज़ाइन है पहले से काफ़ी खूबसूरत है और इसमें OLED टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जो लोअर बम्पर है वो भी पहले से काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर आपको फॉग लैम्प भी इनबिल्ट किया गया और यहाँ पर क्रोम एक जो एल्युमिनियम फिनिश दिया गया है वो इसे और इन्हांस कर देता है इसके लुक के मामले में। साइड में देखें तो इसमें आपको 20 इंच का अलॉय व्हील मिलता है और ये 7 सीटर एसयूवी है, 5 मीटर से लंबी है। इंटीरियर स्पेस है, काफ़ी खूबसूरती से इसे डिज़ाइन किया गया, पहले से ज़्यादा और इन्हांस किया गया। कई नए टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट किया गया। जो इसका अंदर का टोन है वो नए कलर टोन में डिज़ाइन किया गया है और पहले की तरह ही इसका थोड़ा सिमिलर शेप रखा गया है, चाहे वो MMI टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सेंट्रल कंसोल पैनल का इंफोटेनमेंट सिस्टम हो और इसके ऊपर में आपको बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ भी आपको मिल जाएगा। साइड से देखें तो ये जो ऑडी का एक Q7 है, खूबसूरती के साथ इसे डिज़ाइन किया गया है और इसमें 7 लोग आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है। अगर जो 3rd रो सीट है अगर उसका फोल्ड कर देते हैं तो जो बूट स्पेस है उसकी कैपेसिटी हो जाती है 780 लीटर और इस ऑडी Q7 में आपको 3 लीटर का 48 माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ इंजन लगाया गया और इसका पावर आउटपुट है 340 bhp और ये Q7 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे काम करता है। इसी वजह से जो इसकी स्पीड है 5.6 सेकेंड में 100 किलोमीटर स्पीड छू लेती है और टॉप स्पीड मत पूछिए 250 किलोमीटर से ज़्यादा। और इस Q7 का जो सीधा मुकाबला है मर्सिडीज की GLE, BMW की X5 से है। अब देखना होगा कि नई ऑडी Q7 कितने खरीदारों को अपनी तरफ लुभा पाती है। तो ऑडी Q7 वाकई शानदार है, लेकिन कीमत भी कार की काफ़ी शानदार। खैर, एक बेहतरीन कार। और इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। आवाज़ समाचार के इस एडिशन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपके लिए लेकर आएंगे कल का बाजार। नमस्कार।